हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी सीरीज़ का फिज़िक्स का पहला चैप्टर क्लास 10th का, दैट इज़ कॉल्ड टर्म इलेक्ट्रिसिटी। आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे किस तरीके से होता है। पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ये 8 वंडर है। मॉडर्न सिविलाइज वर्ल्ड का ये 8 वंडर है। और इसकी अगर बात करें, आपको पता है आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी की हर जगह ज़रूरत है। किसी भी चीज़ को एफिशिएंट बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। आजकल हर चीज़ क्या हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हो गई है। इवन अगर आप देखें तो यूटेंसिल्स इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड आ गए हैं, इंडक्शन गैसेस वगैरह आ गई हैं, सब इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है। अगर एक दिन के लिए आपकी लाइन काट दें तो ऐसा लगेगा लाइफ में कुछ है ही नहीं। ओके, अब बात होती है प्रोड्यूस कैसे होती है, क्या होती है, कैसे बनती है, होता क्या है, असल में इलेक्ट्रिसिटी है क्या। लेट्स सी नाउ। यहाँ पे बेसिकली 2 प्रकार के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ये आप सभी लोग जानते हैं, बचपन से 3rd 4th क्लास में डेफिनेशन आनी स्टार्ट हो जाती है इन चीज़ों की। लेकिन कई दफ़े बच्चे गलती कर जाते हैं, अगर बोलते हैं लाइक चार्ज, झट से आंसर देते हैं मैम पॉजिटिव चार्ज, अनलाइक चार्ज मैम नेगेटिव चार्ज। नो, लाइक मीन्स सिमिलर। जब पॉजिटिव पॉजिटिव होगा दैट इज लाइक चार्ज, या फिर नेगेटिव नेगेटिव हो दैट इज कॉल्ड लाइक चार्ज। और अनलाइक होते हैं अपोजिट चार्ज। इसलिए हम कहते हैं हमेशा लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक और द अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन कभी प्लस प्लस को अट्रैक्ट नहीं करेगा और माइनस माइनस को अट्रैक्ट नहीं करेगा। अब होता क्या है, 2 चार्ज के बीच में फोर्स किस प्रकार से डेवलप होता है, ये कूलाम्स ने एक्सप्लेन किया था। ये बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ। वैसे बहुत से बच्चों को कहते हैं कि मैम नहीं दे रखी डेफिनेशन, पर ये आपको पता होना चाहिए होता क्या है। द फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। अगर देखिए कॉपी पे ड्रॉ कर लीजिएगा, 2 चार्ज बनाइए, एक तरफ Q1 और 1 मीटर की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक चार्ज बनाइए Q2। ठीक है, ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए सपोज चार्ज की यूनिट होती है कूलम। ओके, तो पहला चार्ज अगर आपका 4 कूलम का है और दूसरा चार्ज आपका 8 कूलम का है। अब आपको क्या करना है, इनकी जो स्ट्रेंथ उसको जस्ट डबल कर दीजिए। पहले चार्ज को 8 कूलम का कर दीजिए और दूसरे चार्ज को 16 कूलम का। अब बताइए इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। देखिए कैसे, आपके पास जो बिजली के तार हैं उनमें कम कम इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप एक हाई टेंशन लाइन के पास से गुजरते हैं तो आपको एक वाइब्रेटिंग साउंड सुनाई देती है। इस तरीके से आपको एक साउंड सुनाई देती है। इसका मतलब ये है कि एक फील्ड दूसरे को इंटरेक्ट कर रहा होता है। क्यों? जितना ज़्यादा उसका पोटेंशियल होगा, जितना ज़्यादा उसमें चार्ज होगा, उतना ही उसका एरिया बढ़ जाता है। आपको छोटे तार से कम करंट लगता है, लेकिन हाई टेंशन लाइन कई दफ़े लोग कहते हैं ना बिजली ने खींच लिया। उसका मतलब ये होता है कि अगर आप उसके फील्ड में आए तो वो आपकी बॉडी पोटेंशियल की वजह से आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लग जाते हैं, इवन डेथ तक हो जाती है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, दोनों चार्ज की अगर आपने स्ट्रेंथ बढ़ा दी तो इसका मतलब चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। सिमिलरली मैग्नेट का आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। 2 हल्की मैग्नेट हैं, थोड़ा दूरी पे आप रखिए, कोई नहीं, उतनी दूरी पे स्ट्रेंथ वाली मैग्नेट रख दीजिए, वो एक दूसरे को बहुत तेज़ी से क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। इसका मतलब ये है द फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, अगर वो रेस्ट पे रखे हुए हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट। मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या है, उनकी स्ट्रेंथ के कितने कूलम का चार्ज है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। आप सभी जानते हैं किसी चीज़ को दूर अगर आप करेंगे तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहीं से फॉर्मूला बनता है F इज directly proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to square of distance between them। ये कूलम्स का एक फॉर्मूला आपका आ गया। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपको पता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यूनिवर्स में जो एनर्जी है वो आपकी एक्चुअल में कांस्टेंट है, सिर्फ उसका ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यूसली होता रहता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ओके, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। एक आइसोलेटेड सिस्टम जो किसी से इंट्रैक्शन में नहीं है, उसका इलेक्ट्रिक चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ना तो क्रिएट होता ना डिस्ट्रॉय होता। ठीक है बेटा, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव। इसका मतलब एडिटिव होता है कि जितने ज़्यादा चार्ज बढ़ाते जाएंगे उतनी, भाई 4 कूलम है, स्ट्रेंथ बढ़ा दीजिए 8 कूलम हो गया, तो उसका मतलब क्या है, उसमें उतना ऐड होता चला गया।
इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज एंड द क्वांटम ऑफ द चार्ज इज इक्वल टू अ 1 इलेक्ट्रॉन। बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज आप जानते हैं एक चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, एक इलेक्ट्रॉन में कितने नंबर ऑफ कूलम चार्ज होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इतना चार्ज होता है। तो बेटा यहाँ से आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, चार्ज बेसिकली आप इंडिकेट करते हो क्यू से, और क्यू बराबर होता है NE। इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका अक्सर करके बोर्ड में आ जाता है। ओके, तो Q बराबर क्या हो जाता है NE। कंडक्टर इंसुलेटर से आप सभी वाकिफ़ हैं। कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं पास होने के लिए, और इंसुलेटर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए अलाउ नहीं करते। इसी बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है अगर चार्ज आपके स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहे हैं, तो स्टैटिक का मतलब होता है रुकी हुई अवस्था में, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है जब कोई चीज़ कंटिन्यूसली आपकी मूव करती रहती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, यहाँ पे 2 चीज़ आई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। एक वर्ड आ रहा है पोटेंशियल। पहले मैं आपको पोटेंशियल के बारे में बता दूं कि पोटेंशियल वर्ड का मीनिंग क्या है। पोटेंशियल होता है क्षमता, यहाँ पे वोल्टेज के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। पोटेंशियल हम किसको बोल रहे हैं, आपकी वोल्टेज को बोल रहे हैं। अब दोनों वर्ड में डिफरेंस क्या है, दोनों ही पोटेंशियल है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है। देखिए, अगर आपके एनर्जी मीटर पे, जो घर का एनर्जी मीटर है, वहाँ पे जो आपकी सप्लाई आ रही है, वहाँ पे जो पोटेंशियल आ रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। जैसे आप बोलते हो कितनी डोमेस्टिक सप्लाई कितनी 220 वोल्ट या फिर 230 वोल्ट जो होती है स्टैंडर्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब एक फिक्स वैल्यू है। और पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, आपने घर में 20 वोल्ट का इक्विपमेंट भी चालू कर सकते हैं, 5 वोल्ट का भी, 10 वोल्ट का भी, है ना। तो इसका मतलब वहाँ पे आपको वेरिएशन चाहिए। होता क्या है वो मैं बताती हूँ आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बेसिकली डिफाइंड एज, कैसे किया जाता है, वर्क डन, क्या किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मुझे नहीं पता कि लाइन मेरी कहाँ से आ रही है, मुझे पता है मेरे एनर्जी मीटर पे 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। ओके, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। फिर से डेफिनेशन समझाती हूँ, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ, work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point, that is called electrostatic potential। और देखिए, अगर आपको डेफिनेशन याद है फॉर्मूला बना सकते हो, फॉर्मूला याद है तो डेफिनेशन देखिए। पोटेंशियल डिफरेंस बात वही रहेगी, पोटेंशियल ही है दोनों। तो वर्क डन किया जा रहा है किसको लाने में, चार्ज को लाने में, बन के बेटा आपका फॉर्मूला। और पोटेंशियल डिफरेंस में सिर्फ क्या हो जाएगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ, वर्क डन in bringing a unit positive charge from one point to another point। ठीक है, यहाँ पे भी वर्क डन किया जा रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, लेकिन आपको दोनों पॉइंट नोन है। एज फॉर एन एग्जाम्पल, आपने सॉकेट से स्विच ऑन किया फैन का, तो उस स्विच से लेके फैन तक कितना पोटेंशियल गया, तो इसका मतलब मुझे दोनों पॉइंट क्या थे, मेरे नोन थे। तो बेटा यहाँ से फॉर्मूला देख लीजिए आप, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर। पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम V से इंडिकेट करते हैं। V बराबर हो गया W अपॉन Q, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और चार्ज को आप Q से इंडिकेट करते हैं। ठीक है बेटा, वोल्टेज को वोल्ट्स में मेज़र किया जाता है, प्लीज़ कहीं पे नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, वैसे मैंने मेंशन किया है हर जगह, फिर भी पता होना चाहिए। वोल्टेज को वोल्ट्स में मेज़र किया जाता है, वर्क डन को जूल्स में मेज़र किया जाता है, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र को कूलम में मेज़र किया जाता है, कूलम। ओके, इसीलिए हमने आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले कूलम बता दिया था। साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चार्ज को पूरा एक्सप्लेन किया था। ठीक है, ऐसी। अब देखिए बेटा, वोल्टेज बराबर हो गया वर्क डन अपॉन चार्ज। अब आपसे कहा जाए हाउ कुड यू डिफाइन 1 वोल्ट। अब आप बेटा 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। 1 volt is defined as when 1 joule of work is done to carry 1 coulomb of charge। जब सिर्फ 1 कूलम चार्ज को ट्रैवल कराने के लिए 1 जूल वर्क डन हो, तो कितना वोल्ट बनता है आपका, 1 वोल्ट बन जाता है। और इसको आप किससे मेज़र करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज को मेज़र करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक करंट। आप जो मेन मुद्दा उसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपके कॉलोनी में कहीं लाइन खींचने वाली है, तो अगर तार लाके डाल दिया, अगर वो कहीं कनेक्टेड नहीं है, तो क्या आपको करंट लगेगा कि सड़क पर तार है, आप छुआए हो, मम्मा करंट लग गया? नो, क्योंकि उस दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है।
करंट तभी होगा जब वो एक सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। और बेटा जब आप एक वायर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, याद रखिएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होता है। क्या फ्लो होता है? अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होता है। ठीक है, अब मैं करंट की डेफिनेशन आपको बताने जा रही हूँ। इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन है। द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर सच एज मेटल वायर। और सिंपल एक लाइन में आप डिफाइन करें तो रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट आ गया। जब भी रेट की बात होती है, मोस्टली मैं पहले भी बता चुकी हूँ क्लास 9 के लेक्चर्स में, जब भी रेट की हम बात करते हैं इट मीन्स वी आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज, जैसे 1 सेकंड में सपोज 10 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, 1 सेकंड में सपोज 20 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो ये क्या है? फ्लोइंग चार्ज का रेट ही तो है। ठीक है, सिंपली द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज इज कॉल्ड टर्म इलेक्ट्रिक करंट। और यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है I बराबर Q/T। करंट को सिंबलाइज I से किया जाता है, चार्ज अभी बताया था Q होता है, और टाइम T। अब करंट की यूनिट क्या होती है? करंट की यूनिट होती है मेजरिंग यूनिट एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। चार्ज की कूलम, टाइम की सेकेंड। फिर से एक क्वेश्चन बन जाता है, हाउ कुड यू डिफाइन द टर्म 1 एम्पियर? 1 एम्पियर करंट इज डिफाइंड एज 1 ampere current is defined as when 1 coulomb of charge is travel for 1 second। जब 1 coulomb चार्ज 1 सेकेंड के लिए आपका ट्रेवल करता है तो हम क्या कह देते हैं उसको? that 1 ampere current is drawn। जैसे वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज मेज़र करते हैं, इसी प्रकार से एमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसको मेज़र करते हैं? करंट को मेज़र करते हैं। हाउ टू गेट अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट? सिंपलेस्ट वे होता है, कंटिन्यूस करंट चाहिए तो पोटेंशियल को चेंज मत करिए। जब वोल्टेज आपका सही रहेगा तो आपका करंट भी क्या होगा? कांस्टेंट मैनर में आपको दोनों टर्मिनल में मिलता रहेगा। डायरेक्शन अभी मैंने आपको बता दिया। कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल। कैसे फ्लो करता है करंट? कन्वेंशनल मैनर में करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट, अगर हम बात करें, कई दफ़े 1 नंबर में इलेक्ट्रिक सर्किट भी पूछ लिया जाता है। अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, a source of electric power, loads and switches and other element connected in a wire। ये सारे कंपोनेंट्स सब एक वायर में कनेक्ट कर दिए जाते हैं, वही बन जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। पर एक और चीज़ ध्यान रखें, सर्किट कभी भी ओपन नहीं होना चाहिए, वरना वो इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं कहलाता। एक क्लोज पाथ को ही आप सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक क्लोज पाथ को आप सर्किट कहते हैं। ये कुछ कंपोनेंट्स बेटा हमने यहाँ पे बता दिए हैं, ये सब आप लोग वाकिफ़ हैं। एक कनेक्टिंग वायर है, सिंबल देख लीजिएगा। जॉइंट वायर को कैसे इंडिकेट करते हैं? वायर अगर क्रॉस ओवर हो रहे हैं, ठीक है, तो किस तरीके से आप कनेक्ट करेंगे? रेजिस्टेंस, अभी हम आगे इस चैप्टर में मेन टॉपिक इस मुद्दा यही रहेगा, रेजिस्टेंस के ऊपर ही है पूरा ये। ठीक है, इसका सिंबल देख लीजिए, रजिस्टर होते हैं। अगर इस रेजिस्टेंस क्या है? रुकावट, करंट की एक रुकावट के लिए खेद है, सॉरी। ठीक है, रजिस्टर क्या है? वो कंपोनेंट है जो करंट के फ्लो को क्या करता है? अपोज करता है। आपने देखा है वायर हीटअप हो जाते हैं, रेजिस्टेंस की वजह से हीटअप होते हैं। ये वेरिएबल होते हैं, रियोस्टेट वगैरह लैब में इस्तेमाल किए जाते हैं। अदर स्विचेस हैं, आप लोग यहाँ से देख के इनको ड्रॉ कर लीजिएगा। वीडियो मेरा पॉज करके इनको आप प्लीज़ बना लीजिएगा। कभी कभार बने हुए आ जाते हैं, आपको नेम पता होना चाहिए किस चीज़ को हम क्या बोलते हैं और किस तरीके से उसको ड्रॉ करते हैं। सो प्लीज़, ठीक है। एमीटर, वोल्ट मीटर का मैंने सिंबल आपको दे दिया है। अब जो मेन मुद्दा है यहाँ पे हम जिसके बारे में बात करने जाएंगे आज, वो है आपका ओम्स लॉ। ओम्स एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या कहा था? देखिए ज़रा, बहुत अच्छी सी डेफिनेशन है, आसानी से याद हो जाती है, फिर भी बच्चे पता नहीं क्यों गलत कराते हैं, मुझे नहीं पता। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पे। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है और एक एज्यूम कर लिया करिए, मेमोराइज करा करिए चीज़ों को प्लीज़, ठीक है। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, जो एक तार से जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड। बेटा जितना वोल्टेज है उतना ही तो करंट प्रोड्यूस होगा।
सप्लाई कम है तो करंट भी तो कम होगा, सप्लाई ज़्यादा है तो करंट भी तो ज़्यादा होगा, बस सिंपल सी डेफिनेशन है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द potential difference across it and I is directly proportional to V और we can say V is directly proportional to I। और आपको पता है जब भी आप प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाते हैं तो आपको कोई ना कोई एक कांस्टेंट टर्म मिलता है, और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो है आपका रेजिस्टेंस। तो यहाँ से ओम्स लॉ का फॉर्मूला बन जाता है V इक्वल्स टू आई आर। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल इसी के ऊपर बेस्ड रहते हैं, प्लीज़ याद रखिएगा इन चीज़ों को, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। V इक्वल्स टू क्या हो गया आपका आई आर हो गया। अब इसको आप वेरी कर सकते हैं, अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो V अपॉन आई हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से करंट के फ्लो को अपोज करते हैं वही क्या कहलाता है बेटा, आपका रेजिस्टेंस कहलाता है। तो R इक्वल्स टू V अपॉन आई है, ठीक है, ये एक लीनियर ग्राफ इसका ड्रॉ होता है। बात आती है कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं, किसको प्रभावित करते हैं, आपके रेजिस्टेंस। देखिए लेंथ ऑफ कंडक्टर सबसे पहला फैक्टर होता है लेंथ, बता देती हूँ मैं कैसे, अभी आगे थ्योरी में तो आप देख ही लीजिएगा। छोटा तार है कम गर्म होगा, जितना लंबा तार है उतना ज़्यादा गर्म होता चला जाएगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ बढ़ाओगे भाई, डायमीटर उतना ही रखना है, मोटाई उतना ही पतला तार है जितना था आपके पास, ठीक है। 1 मीटर का तार है तो 1 मीटर गर्म होगा, 2 मीटर का तार है तो 2 मीटर गर्म होगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ओके, एज फॉर एन एग्जाम्पल, चलिए अपनी डेली लाइफ से लेके चलते हैं। 2 बच्चे थे, 1 मीटर की रास्ता थी, ट्रैफिक का रेशियो पूरी सड़क पे सेम है, ठीक है। एक बच्चे का घर 500 मीटर पे है और दूसरे बच्चे का 1000 मीटर पे है, ठीक है, 1 किलोमीटर की पूरी रास्ता है। अब कौन जल्दी घर पहुंचेगा, जो 500 मीटर वाला, उसे दिक्कतों का सामना कम करना पड़ा। ट्रैफिक का रेशियो सेम है लेकिन दूसरे बच्चे को दिक्कत का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा, सेम है। अब जब करंट फ्लो करेगा 500 मीटर तक करेगा तो उसको रेजिस्टेंस कम टॉलरेट करना पड़ेगा, जब वो 1000 मीटर तक ट्रैवल करके जाएगा तो उसको रेजिस्टेंस ज़्यादा टॉलरेट करना पड़ेगा। इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि resistance is directly proportional to the length of conductor। इसका मतलब on increasing the length of wire resistance is also get increase and on decreasing the length of wire resistance also get decrease। second factor होता है area of cross section of conductor। देखिए cross section को ना मोटाई की बात हो रही है, यहाँ पे उल्टा है। resistance is inversely proportional to area of cross section। तार अगर पतला है जल्दी गर्म होगा, तार अगर मोटा है देर में गर्म होगा। अब देखिए इसे डेली लाइफ से ज़रा मैं जोड़ के चलती हूँ। होता क्या है, एक ब्रिज था, एक ओवर ब्रिज था, ब्रिज 1 वे है, सड़क 2 वे थी। तो ट्रैफिक पुलिस वाला बेचारा क्या करता है, एक बार में बोलता है इधर साइड के निकलें, फिर एक दूसरी तरफ ट्रैफिक को रोक देता है, फिर जब उधर का थोड़ा कम हो जाता है तो उधर से बोलता है अब इधर वाले मूव करें। देखिए कितनी दिक्कत आई, रास्ता आपकी 2 वे थी लेकिन ब्रिज एक सिंगल वे ब्रिज होने की वजह से बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हमने क्या किया, एक गवर्नमेंट को लेटर लिखा, गवर्नमेंट ने कहा चलिए एक नया टेंडर पास करते हैं, इस ब्रिज को प्लीज़ बड़ा कर दिया जाए, बहुत सारी समस्याओं का क्या हो जाएगा, निवारण हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। तो उस ब्रिज को भी 2 वे कर दिया गया। हुआ क्या, एरिया बढ़ते ही जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। सिमिलरली ओवर हेयर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया अगर आप बढ़ा देंगे, थिकनेस उसकी बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और थिकनेस अगर कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है जितना अच्छा आप मटेरियल लेंगे उतना कम हीटअप होगा, और टेम्परेचर का भी सिमिलर प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर। इसका मतलब आपने जो मेन 2 फैक्टर हैं लेंथ और एरिया, अगर उससे अगर आप देखें तो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A मिल गया आपको। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, फिर से बोलती हूँ, अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाते हैं तो आपको एक कांस्टेंट टर्म मिलता है, यहाँ पे मिलता है रो। क्या बोलते हैं बेटा, इस सिंबल को रो बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। देख, रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। प्लीज ध्यान करिएगा, रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों वर्ड्स एकदम अलग हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, जबकि रेजिस्टिविटी जिसे आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं उसकी यूनिट होती है ओम मीटर, ठीक है बेटा। तो कभी कंफ्यूज मत होइए, कई दफ़े स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी दी होती है, आप जल्दी से V = IR में जल्दी से R की वैल्यू लगा देते हैं। नहीं, वर्ड देख लीजिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर बोल रहा है तो वो रेजिस्टिविटी की वहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। अगर आपको बेटा रो निकालना है तो R × A/L, पर यूनिट लेंथ के अलोंग रेजिस्टिविटी जो है पर यूनिट लेंथ ऑफ मटेरियल की फिक्स होती है,
जो भी मटेरियल होगा उसका। ओके, देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की होती है मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हुआ तो ओम की आपको रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या मिल गई आपको, ओम मीटर मिल गई। अब सिल्वर को बेस कंडक्टर कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। नाइक्रोम को हीटिंग रेजिस्टेंट बोला जाता है क्योंकि वो बहुत जल्दी हीटअप होता है, वो एक रेजिस्टिंग मटेरियल है। अब बात आती है व्हाट आर द टर्म सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स आपके क्या होते हैं, द फेनोमेना ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। एक मटेरियल ऐसा तैयार किया जाता है, द फेनोमेना ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बाय सब्सटेंस ऑन कूलिंग इट इन एक्सट्रीम। देखिए किसी चीज़ को एकदम से गर्म करके एकदम ठंडा कर दो तो वो बेकार हो जाती है, नहीं, पहले किसी चीज़ को बहुत गर्म करिए फिर उसे स्लो कूलिंग दीजिए ताकि उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हो सकें, सारी की सारी ख़त्म हो सकें। तो एक को स्लो कूलिंग के ज़रिए एक मटेरियल तैयार करे जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। और सुपर कंडक्टर वो होते हैं जिनका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जिनका रेजिस्टेंस आपका ज़ीरो हो जाता है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक की कि किस तरीके से रेजिस्टेंस वगैरह को कंबाइन किया जाता है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेके आएंगे विथ सम मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेरीज। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पार्ट 2 इसका हम कल लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए, सो मस्ट वॉच। हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट लेकर के आए। क्लास 10th का चैप्टर था, उसको कंटिन्यू करेंगे। हमने सुपर कंडक्टर्स तक देख लिया था कि सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं। आज का टॉपिक अच्छा है बट प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा टेंशन दीजिएगा कॉज ये थोड़ा समझने का है। अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, सो प्लीज़ ध्यान दीजिए। सिंपल है, बस आपके अटेंशन की इसमें ज़रूरत है। हमने पीछे देखा कि रेजिस्टेंस पे किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, कैसे पड़ता है। अब बात आती है घरों में, ये रेजिस्टेंस भाई हर चीज़ में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, कैसे काम करता है, क्या काम करता है। सबसे पहले इससे पहले मैं इसके कम्बिनेशन से पहले आपको कुछ बेसिक बातें क्लियर कर दूं सीरीज़ और पैरेलल की। हमारे घरों में जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल कनेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम रहती है। क्या चीज़ सेम रहती है? वोल्टेज। आप किसी भी सॉकेट को यूज़ करते हैं उसमें 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही होती है। और सीरीज़ में क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। सपोज़ किसी घर में सीरीज़ में कनेक्शन हो गया, 3 रूम है कंटिन्यूशन में, पहले रूम वाले ने 220 वोल्ट में से अगर 200 वोल्ट यूटिलाइज़ कर लिए तो रिमेनिंग 2 रूम्स के लिए कितना बचा आपके पास? ओनली 20 वोल्ट्स बचा, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करते घरों में सीरीज़। दूसरा रीज़न क्या होता है, सेकेंड रीज़न ये है कि अगर पहले में फॉल्ट हुआ तो सर्किट आपका ओपन हो गया, फर्दर आगे की सारी लाइन ख़राब हो जाएगी। जबकि आप पैरेलल में क्या देखते हैं, सब में इक्वल पोटेंशियल जाता है। अगर एक लाइन में फॉल्ट है तो दूसरी लाइन कंटिन्यू रहती है जब तक कि मेन लाइन में ड्रॉप ना हो। अगर मेन लाइन ख़राब हुई फिर तो पूरे घर की गई बेटा। लेकिन अगर किसी रूम का बल्ब फ्यूज़ हो जाए या कुछ फ़ैन में दिक्कत आ जाए तो अदर जो हाउस के डोमेस्टिक एप्लायंसेस हैं उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और रेजिस्टेंस का इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है। रेजिस्टेंस अगर सीरीज़ में है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो उसकी वैल्यू घट जाएगी। अब देखिए कैसे। यहाँ पे हम 2 तरीके से रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन देखेंगे सीरीज़ में, पैरेलल में। व्हेन 2 और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड, एक का एंड दूसरे का अगर स्टार्टिंग है तो वो सीरीज़ कहलाता है। लेकिन सबका स्टार्टिंग और सबका एंडिंग अगर एक है तो वो पैरेलल कहलाता है। जरा आप लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन को हम प्रूव भी करेंगे। अभी मैंने कहा सीरीज़ में सपोज पहला रेजिस्टेंस 2 ओम का था, दूसरा 2 ओम का, तो आपने क्या देखा 4 ओम हो गया। सीरीज़ में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। अब होता कैसे, इसको मैं प्रूव करने जा रही हूँ। 2 से किया है, आप n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के लिए इसको प्रूव कर सकते हैं। बस Rn लग जाएगा प्लस डॉट 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 करके Rn तक। R1 R2 आपके पास 2 रेजिस्टेंस हैं जो कि सीरीज़ में कनेक्टेड है। देखिए एक का एंड दूसरे के लिए स्टार्टिंग है। सप्लाई लगा दी मैंने, करंट इसमें फ्लो हो रहा है। एज़ यू नो दैट, मैंने अभी आपको अच्छे से बताया, सीरीज़ में वोल्टेज ड्रॉप होता है और पैरेलल में क्या ड्रॉप होगा, करंट ड्रॉप होगा। तो इसका मतलब ये टोटल वोल्टेज, अगर सपोज 220 वोल्ट जा रहा है, पहले वाले ने 200 यूज़ किया तो बाद वाले ने कितना किया, सिर्फ 20 वोल्ट, तो टोटल तो 220 हुआ ना। इसका मतलब टोटल वोल्टेज इज़ द सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज। ठीक है, इंडिविजुअल वोल्टेज को ऐड करिए, टोटल वोल्टेज के आपको बराबर मिलेगा। अब यहाँ पे आप ओम्स लॉ अप्लाई कर दीजिए। एज यू नो दैट V इक्वल्स टू IR,
ठीक है। तो बेटा ऐसी सिमिलरली R1 के अक्रॉस क्या है, V1 है, R2 के अक्रॉस क्या है, V2 है। ठीक है, तो V1 की वैल्यू हो जाएगी IR1 और V2 की वैल्यू हो जाएगी IR2। फिर से बता रही हूँ, सीरीज में करंट सेम रहेगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा, करंट ड्रॉप होगा। तो पूरे सर्किट में करंट यहाँ पे सेम रहेगा। तो आपने क्या किया, बाय लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन आप क्या करेंगे, V इक्वल्स टू V1 V2 में तीनों की वैल्यूज पुट कर देंगे। V की जगह मैंने रखा IR, V1 की जगह IR1 एंड V2 की जगह मैंने पुट किया बेटा IR2। ठीक है, तो I आप कॉमन ले लीजिए, I से I कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपको प्रूव हो गया कि R इक्वल्स टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, जो भी हमने यहाँ पे बताया था, RS बराबर R1 R2 R2 कैसे ऐड होते हैं भाई, कहते भाई ये आपने बोल दिया ना कि R बराबर R1 R2 कैसे होता है भाई, वो ऐसे होता है। ये प्रूवन है, ये ऑलरेडी प्रूवन है कि किस तरीके से होगा। सिमिलरली अब पैरेलल में देखते हैं, पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/Rn तक होता है। अब ये कैसे होता है, जरा इस पे नज़र डालते हैं। ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज़ का रेसिप्रोकल कर दो तो वैल्यू तो रिड्यूस हो जाएगी। भाई सपोज एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है और उसका 1/, अगर आप 2 कर देंगे तो कितना बचा, 0.5 ओम का ही तो रह गया वो। इसका मतलब ये पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। जरा इसको प्रूव करते हैं। मैंने 2 रेजिस्टेंस लिए R1 एंड R2, इनको पैरेलली आपस में मैंने कनेक्ट कर दिया। दोनों का स्टार्टिंग सेम है A पॉइंट पे और दोनों का एंडिंग सेम है B पॉइंट पे। ठीक है, तो R1 R2 को मैंने पैरेलली यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, टोटल करंट हो गया I बराबर, यहाँ पे क्या ड्रॉप होगा, बोला था करंट ड्रॉप होगा, वोल्टेज सेम रहेगा, I बराबर I1 I2। ओम्स लॉ से लीजिए V इक्वल्स टू IR होता है, तो I बराबर क्या हो गया, V अपॉन R। सिमिलरली I1 क्या हो जाएगा, V ओवर R1, और I2 क्या हो जाएगा आपका, V ओवर R2। पुट दिस वैल्यू, हमें क्या मिल गया, 1/R बराबर 1/R1 प्लस R2। इसको हमने और सॉल्व कर लिया है। ये MCQ फॉर्म में कई दफ़े आ जाता है, R बराबर R1 R2 प्लस R1 ओवर R2। ठीक है, तो अब ये तो हो गया कंसेप्चुअल। अगर आपको इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स डालिए, मैं आपको ईजीएस्ट से ईजीएस्ट मैनर में क्या करूँगी, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराऊँगी। ठीक है, या आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ कॉल्ड टर्म इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, पावर एज अ नेम सजेस्ट। ठीक है, पावर आपने पढ़ा क्लास 9th में, वर्क डन या रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। ठीक है, या वर्क डन किया जा रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पर यूनिट ऑफ टाइम में, वो हो गया आपका पावर हो गया। ठीक है, अब हम अगर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो हमें सब चीज़ वोल्टेज और करंट के फॉर्म में चाहिए, तो हम इसको अब ड्राइव करने जा रहे हैं वोल्टेज और करंट के फॉर्म में। ठीक है, ये तो हो गया स्टैंडर्ड, पावर इक्वल्स टू W अपॉन टी। पावर की यूनिट होती है वॉट, वर्क डन की होती है जूल, टाइम की होती है सेकेंड। फॉर्मूला हो गया P इक्वल्स टू W अपॉन टी। अब देखिए बेटा, इसको आप V और I के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमने सबसे पहले जो पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला देखा था, वो देखा था वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड टर्म पोटेंशियल। V बराबर W अपॉन Q। आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके W की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो W बराबर हो गया V इंटू Q। आपने इसको उसमें पुट कर दिया। अब Q आपको किस में मिला था, करंट की फॉर्मूले में मिला था, रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, तो I बराबर Q अपॉन टी होता है, तो Q की वैल्यू क्या हो गई, IT। आप इसको यहाँ पुट कर दीजिए, आपको मिल गया ऊपर VIT अपॉन TT से T कैंसिल। तो इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में पावर का जो फॉर्मूला ड्राइव होकर के आपको मिला, वो मिला आपको V इंटू I। ओके बेटा, अब इसको, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हुआ पावर का। अब आप इसको ओम्स लॉ की हेल्प से ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल आप इसकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। डेटा आपको देखना पड़ेगा कि उसमें डेटा क्या गिवन है। अगर उस पूरे में V गिवन ही नहीं है तो आप कोशिश करिए उसे IR में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। V की जगह लगा दीजिए I इंटू R, तो पावर का फॉर्मूला बन गया I स्क्वायर R। अगर I नहीं गिवन है तो I की वैल्यू हटा दीजिए, I की जगह V अपॉन R कर दीजिए, तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा V स्क्वायर ओवर R। नेक्स्ट इसका देखते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, पावर ही है, इलेक्ट्रिक पावर ही है, वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड टर्म इलेक्ट्रिक एनर्जी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, जितना वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगा। भाई जितना करंट आप लोगे उतना ही आप वर्क डन कर पाओगे, या जितना आप वर्क डन कर रहे हो उतनी ही करंट आप प्रोड्यूस कर पाओगे। तो पावर बराबर क्या हो गया, एनर्जी ना लेके हम सिंपली लिख देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि वर्क डन हमेशा एनर्जी के बराबर होता है। आपने क्लास 9th में भी ये चीज़ पढ़ा है कि जितना आप एनर्जी यूटिलाइज करेंगे उतना ही आप वर्क डन कर पाएंगे। तो एनर्जी की भी यूनिट जूल होती है और वर्क डन की भी यूनिट
जूल होती है। तो पावर को हमने वर्क डन अपॉन टाइम ना लिख के क्या लिख दिया, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए पावर इनटू टाइम। कमर्शियल एनर्जी जो हम घरों में डोमेस्टिकल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं उसको मेज़र किया जाता है किलोवाट आवर में। बोला कि आप लोग सुनते हो ना 1 यूनिट निकल गई, 100 यूनिट हो गई। यूनिट क्या होती है, जब 1 किलोवाट एनर्जी 1 घंटे के लिए यूटिलाइज़ की जाती है, कंज्यूम की जाती है, when 1 kilowatt of energy is utilized for 1 hour, then we can say that 1 unit. Okay, अब देखें, ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल्स आप लोग मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की अगर मैं बात करूं तो हीट की भी यूनिट बेटा जूल होती है। ये कई दफ़े बस एमसीक्यू टाइप में आता है क्वेश्चन, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस। ये बेटा उसके लिए यूज़ किया जाता है। आपने घरों में अगर अप्लायंसेस में देखे हों, जो आप लोग हीटर्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होता है करंट का। ठीक है, अब ये होता कैसे देखिए, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। हीटर क्या करता है, आपकी जितनी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही होती है उसको हीट के फॉर्म में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम इसका लिखते हैं, एज वी नो दैट पोटेंशियल बराबर W अपॉन Q होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो W बराबर हो गया Q इंटू V। अब वैल्यू लगा दीजिए Q की होती है I इंटू टी। W बराबर मिल गया V इंटू आई इंटू टी। मुझे क्या चाहिए, मैं करंट को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो बेटा मुझे यहाँ पे वोल्टेज नहीं चाहिए। तो बाय ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर आप लगाएंगे, तो V इक्वल्स टू आई आर आप पुट करेंगे, आपको एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया यहाँ पे वर्क डन का I स्क्वायर आर टी। और यहाँ पे वर्क डन किस फॉर्म में हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ हीट प्रोड्यूस। सो हीट प्रोड्यूस इक्वल्स टू H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT. With this chapter is all finish out. Thanks for watching my video, liking my videos. जो बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, I like that most. और आपको जितनी भी क्वेरीज हैं प्लीज़ आप मुझे भेज सकते हैं। I will available all of your problem in a very short period of time. Thanks for watching my videos.